जिगर में हौसला, जिगर में हौसला सीने में जान बाकी है। जिगर में हौसला सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, अभी तो और सख्त इम्तहान बाकी है। जय हिंद प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगली सीरीज़ की तरफ और आशा करता हूँ सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार बनी रही है हमारी सीरीज़ के साथ। लगातार तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम की डेट आपकी नज़दीक आ रही हैं सभी की, और जैसे जैसे फॉर्म बढ़ रहे हैं डेट्स आती जा रही हैं। अभी सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करनी शुरू कर दीजिए। सभी अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कीजिए और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे आगे तक आपके एग्ज़ाम तक, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। तो प्यारे बच्चों, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो मुख्य स्थापत्य कलाकार था। जबकि बात करते हैं उस्ताद ईसा खां की, तो उस्ताद ईसा खां कौन था? वास्तुकार था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा खां। बात करते हैं वे बादल खां की, तो वे बादल खां कौन था? जिसने मयूर सिंहासन की स्थापना की थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला ये व्यक्ति था। मयूर सिंहासन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो बे बादल खां। जबकि मयूर सिंहासन बनवाया किसने था प्यारे बच्चों? तो मयूर सिंहासन बनवाने वाला व्यक्ति कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? तो आपका शाहजहां। लेकिन अगर बात करते हैं कि मयूर सिंहासन को भारत से कौन ले गया था? ईरान। तो जिस समय पर आपका मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिस समय भारत का शासक था, तो उसी समय बात करते हैं 24 फरवरी 1739 की। तो 1739 को नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद शाह के समय और दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया था, और यहाँ से ये आपका मयूर सिंहासन छीन कर ले गया था। इसके बाद यदि बात करते हैं जगत गोसाई कौन थी, तो शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। बात करते हैं ताजमहल की प्यारे बच्चों, तो ताजमहल का निर्माण करता, ताजमहल बनवाने वाला कौन था? ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में, मुमताज महल की याद में इसने क्या करवाया था? ताजमहल का निर्माण कराया था। बात करते हैं ताजमहल की नकल, तो ताजमहल की नकल किसे कहा जाता है? ताजमहल की नकल या ताजमहल की कॉपी किसे कहा जाता है? तो एक दूसरी इमारत है बीबी का मकबरा। और किसने बनवाया था प्यारे बच्चों? बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे ही ताजमहल की नकल कहा जाता है। बिल्कुल, ताजमहल की कॉपी दूसरा ताजमहल बनवाने की यहाँ औरंगजेब ने सोची थी, इसी कारण से इसे ताजमहल की नकल या ताजमहल की कॉपी कही जाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं पूर्व का ताजमहल। तो पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल। तो प्यारे बच्चों पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सेना में भर्ती करने वाला पहला सार्जेंट किसे कहा? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। तो महात्मा गांधी को क्या कहते थे? सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो 1924 में महात्मा गांधी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कब? 1924 में। इसके बाद यदि बात करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद बात करते हैं, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन के सिद्धांत में किसका नाम आता है? धन निष्कासन का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। 1887 में इंग्लैंड में, 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे प्यारे बच्चों? दादा भाई नौरोजी थे। बात करते हैं वीडी सावरकर की, तो वीडी सावरकर, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी 1904 में? वीडी सावरकर ने, तो उन्होंने क्या किया 1904 में? अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की प्यारे बच्चों? वीडी सावरकर ने। अगर और बात करते हैं कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो वीडी सावरकर ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? तूफानी हिंदू। तो तूफानी हिंदू की संज्ञा किसे दी जाती है? स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1897 में इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है प्यारे बच्चों? पालमपुर राजस्थान में क्या होगा? स्वामी विवेकानंद मेडिकल कॉलेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका यूक्रेन गणराज्य। यूक्रेन गणराज्य को क्या कहते हैं? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो आपका यूक्रेन को, यूक्रेन गणराज्य। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस को आपका सर्वाधिक शराब, सबसे ज़्यादा शराब कहाँ बनती है प्यारे बच्चों? सर्वाधिक शराब। तो सर्वाधिक शराब कहाँ बनती है आपके? फ्रांस में। सुरा और सुंदरियों का देश, सुरा और सुंदरियों का देश, सुरा और सुंदरियों का देश भी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? फ्रांस को कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक शैंपेन शराब, सर्वाधिक शैंपेन शराब, ये शैंपेन शराब है। सर्वाधिक शैंपेन शराब होती है फ्रांस में। लेकिन अगर सर्वाधिक शराब की बात करेगा तो सर्वाधिक शराब का उत्पादन कौन करता है प्यारे बच्चों? तो ये करता है इटली। सर्वाधिक शराब का उत्पादन करने वाला है इटली। ये सर्वाधिक शैंपेन शराब है फ्रांस में। बात करेंगे फिनलैंड की, तो फिनलैंड क्या है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। झीलों का देश किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? फिनलैंड को। इटली की अगर बात करते हैं तो इटली क्या होगा? इटली आपका यूरोप का भारत। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। बात करेंगे यूक्रेन गणराज्य की, तो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहते हैं आपके? यूक्रेन गणराज्य को। तो सर्वाधिक अंगूर और जैतून की खेती प्यारे बच्चों, सर्वाधिक अंगूर और जैतून की खेती भी कहाँ होती है आपके? इटली में होती है। इसके बाद यदि हम यूरोप के विषय में कुछ पॉइंट देखें तो यूरोप के अधिकांश जो देश हैं, यूरोप के अधिकांश देश प्यारे बच्चों 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं। और 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण से बहुत सारे देश जो हैं, यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से जल से घिरे हुए हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय देश हैं, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आज बात करते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, दुनिया में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किसने किया? सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाएं किसने विकसित की प्यारे बच्चों? तो वो की आपके यूरोप ने। इसके बाद ये प्यारे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तुर्की को। यदि बात करते हैं एशिया का मरीज, तो एशिया का मरीज कौन होगा? एशिया का मरीज किसे कहते हैं? तो एशिया का मरीज है प्यारे बच्चों चीन। एशिया का मरीज कौन होगा? चीन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि बात करते हैं कि विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र या विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र क्या कहलाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। तो उड़ते हुए विमान ऊंचाई यानी कि अल्टी का मतलब होता है, जहाँ भी वर्ड आ जाए अल्टीमीटर, तो अल्टी जो वर्ड है वो ऊंचाई को शो करता है, इसलिए अल्टीमीटर क्या होगा आपका? ऊंचाई से संबंधित होगा। तो देखते हैं सबसे पहले एमीटर की यदि हम बात करते हैं तो एमीटर विद्युत धारा मापने में, विद्युत धारा मापने में किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? एमीटर का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं ऑडियोमीटर की, तो ध्वनि की तीव्रता,
ध्वनि से संबंधित वर्ड है और ध्वनि की तीव्रता मापने वाले वर्ड को क्या कहेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले जो यंत्र को कहेंगे वो हम क्या कहेंगे, ऑडियोमीटर कहेंगे। यदि बात करते हैं अल्टीमीटर की, तो अल्टी जो वर्ड है वो आपका ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऊंचाई नापने वाला जो यंत्र होगा वो क्या होगा, आपका अल्टीमीटर होगा। बात करेंगे एनीमोमीटर, तो हवा की शक्ति और हवा की शक्ति और हवा की गति, हवा की शक्ति और गति जो मापने का यंत्र होगा प्यारे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर कहते हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मीटर्स की, यहाँ से आपका साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कुछ अन्य मीटर्स की हम बात करेंगे जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो ध्यान देंगे एक मीटर है आपके पास बैरोमीटर। बैरोमीटर की यदि हम बात करते हैं, बैरोमीटर अगला पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, बैरोमीटर साथ साथ लिखते चलेंगे सभी। बैरोमीटर का काम क्या है, वायु दाब, इससे क्या नाप आता है, वायु दाब। वायु दाब मापने के लिए किसके यूज करते हैं, बैरोमीटर का। अगला पॉइंट आप लिखेंगे फेदोमीटर प्यारे बच्चों, फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए। अच्छा, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, सोनार। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो सोनार का। यदि बात करते हैं पायरोमीटर, पायरोमीटर की यदि बात करते हैं तो पायरोमीटर, पायरो का मतलब होता है तापमान, अर्थात तापमान मापने वाला यंत्र। और अत्यधिक उच्च तापमान, वे तापमान जो बहुत अधिक तीव्रता के होते हैं, बहुत अधिक उष्मा के होते हैं, यानी कि अत्यधिक तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अत्यधिक तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आपका पायरोमीटर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर, तो प्यारे बच्चों हाईग्रोमीटर क्या होगा, वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता, और आर्द्रता यानी कि नमी, वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि नमी नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हाईग्रोमीटर कहेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, ये था प्यारे बच्चों हाईग्रोमीटर। अगला वर्ड है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइड्रो का मतलब होता है जल से संबंधित, यानी कि किसी भी द्रव पदार्थ से संबंधित। तो द्रव से संबंधित हो गया यानी कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व, तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद यदि बात करेंगे टैकोमीटर, एक अन्य यंत्र है प्यारे बच्चों टैकोमीटर। अगर टैकोमीटर की हम बात करते हैं, टैकोमीटर होगा आपका वायु तथा मोटर नाव, टैकोमीटर वायु तथा मोटर नाव की गति, वायु तथा मोटर नाव की गति के लिए किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, टैकोमीटर का। इसके बाद यदि हम बात करते हैं रेडियोमीटर की, रेडियोमीटर की प्यारे बच्चों बात करेंगे तो रेडियोमीटर से क्या होगा, विकिरण, विकिरण। तो विकिरण मापने के लिए रेडियोमीटर का यूज़ करेंगे, विकिरण मापने के लिए किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, रेडियोमीटर का यूज करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यदि बात करते हैं टैकोमीटर, तो टैकोमीटर का काम क्या है, वायुयान तथा मोटर नाव, वायुयान तथा मोटर नाव की गति, वायुयान तथा मोटर नाव की गति नापने के लिए किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, टैकोमीटर का। बात करते हैं रेडियोमीटर की, यदि रेडियोमीटर की प्यारे बच्चों बात करें तो विकिरण मापने में, विकिरण मापने में किसका यूज करते हैं, रेडियोमीटर का। बात करते हैं मैनोमीटर, यदि बात करते हैं मैनोमीटर की तो मैनोमीटर में किसका यूज होगा प्यारे बच्चों, मैनोमीटर से क्या होता है, गैसों का दाब, गैसों का दाब, गैसों का दाब मापने के लिए किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, मैनोमीटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न है आपका धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे चांस हैं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के यहाँ से। तो प्यारे बच्चों सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, क्योंकि कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा किसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों, धान का।
एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों आपका प्याज का। एलियम सीपा ये किसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों? प्याज का होगा। अगला ऑप्शन यदि हम बात करते हैं सेलुनम ट्यूबेरोसम, सेलुनम ट्यूबेरोसम, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है प्यारे बच्चों? ये होगा आपका आलू का वैज्ञानिक नाम, आलू का वैज्ञानिक नाम। फिर है अगला मूसा पैराडिस्का, मूसा पैराडिस्का किसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा आपका केले का। इसके अलावा अन्य पूछ ले जाते हैं पाइसम सैटाइबम, पाइसम सैटाइबम किसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों? मटर का। इसके बाद यदि हम बात करते हैं बोस इंडिकस, बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम होगा? गाय का होगा। कैनिस फैमिलीज, कैनिस फैमिलीज किसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे बच्चों? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे बच्चों? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं फाइकस बेंगलेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइकस बेंगलेसिस, बेंगलेसिस किसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों? बरगद का। और बरगद क्या है आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। यदि बात करते हैं हम आपके राष्ट्रीय पशु बाघ की, तो बाघ का क्या होगा? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। यदि बात करते हैं मोर का वैज्ञानिक नाम, और मोर क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। यदि बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प कमल की, तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? नेलम्बो न्यूसिफेरा, नेलम्बो न्यूसिफेरा, नेलम्बो न्यूसिफेरा प्यारे बच्चों किसका वैज्ञानिक नाम होगा? तो आपके राष्ट्रीय पुष्प कमल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्यारे बच्चों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। यदि बात करते हैं अन्य तीन ऑप्शन की, तो सांड किसका प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही साथ आप सभी को नोटबुक में नोट करके चलेंगे। यदि हम बात करते हैं मीन की, तो मीन किसका था? अरनाथ। मीन किसका था प्यारे बच्चों? अरनाथ का था। यदि बात करते हैं सिंह की, तो सिंह किसका प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चों? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और महावीर स्वामी आपके जैन धर्म के अंतिम, जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। यदि महावीर स्वामी की बात करते हैं तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधा था। बात करते हैं इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, यानी कि परिवार में सगे बड़े भाई नहीं थे, परिवार के भाई थे, जो ताऊ चाचा जी के कोई लड़के इनसे बड़े थे। तो उनसे इन्होंने अनुमति ली थी संन्यास ग्रहण करने की, और इनसे अनुमति लेकर जिरंभिक गांव के समीप, जिरंभिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर ये क्या थे? ज्ञान करने के, ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से चले गए घर छोड़ के। और रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने क्या किया? गहन तपस्या की। और 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन धर्म की यदि बात करते हैं तो सर्वोत्तम ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य। अब इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्यारे बच्चों 4 प्रकार का होता है, जिसमें से आपके कैवल्य सर्वोत्तम किस्म का ज्ञान है जो इन्हें प्राप्त हुआ था। और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के कारण इन्हें क्या कहा गया? कैवलिन, कैवलिन। और क्या कहा जाता था इन्हें? जिन। और अन्य नाम क्या था? अरहंत, अरिहंत। और ये अरिहंत प्रकाशन जो है प्यारे बच्चों, अरिहंत प्रकाशन है, उस पर जो बुक होती है अरिहंत प्रकाशन की, एक कोने में महावीर स्वामी का चिन्ह बना होता है, साइन बना होता है, उसमें
वो तस्वीर बनी होती है, तो वो इसी कारण से बनी होती है, वो इसी चीज़ को डिनोट करते हैं यहाँ। तो कैवल्य, कैवलिन या जिन, इन अरिहंत अन्य नामों से इन्हें जाना जाने लगा प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि बात करते हैं कि पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यदि बात करते हैं पहले और दूसरे ऑप्शन की, तो सांड किसका प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चों? सांड प्रतीक चिन्ह था ऋषभदेव का और हाथी था अजितनाथ का। सांड किसका प्रतीक चिन्ह था? ऋषभदेव का। और हाथी किसका प्रतीक चिन्ह था? अरिष्टनेमी का। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अन्य तीर्थंकर हुए उनसे संबंधित पूछ ले जाते हैं कि किस तीर्थंकर का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर आपके यहाँ पूछ ले आते हैं, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर में केवल एक महिला तीर्थंकर हुई, वो आपकी कौन सी थी? तो 19वें नंबर की मल्लीनाथ। 19वें नंबर की जो मल्लीनाथ थी वो केवल एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर हुई है। और जैन मत में, जैन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी प्यारे बच्चों? वो थी आपकी चंपा। जैन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली भिक्षुणी कौन बनी? चंपा बनी। तो यहाँ हम प्यारे बच्चों कुछ प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे थे। यदि बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह लिखते हैं। 7वें नंबर के थे संपार्श्व। 7वें नंबर के कौन थे? संपार्श्व। और संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों? स्वास्तिक था। संपार्श्व का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं संभवनाथ, संभवनाथ, तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों? घोड़ा। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कुछ अन्य जैन तीर्थंकरों की, जैसे आपके शांतिनाथ, तो शांतिनाथ 16वें नंबर के थे प्यारे बच्चों और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। इसी तरह के अन्य कुछ प्रतीक चिन्ह और पूछ ले जाते हैं, जैसे अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का यहाँ जिक्र हुआ था। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों? ये अरिष्टनेमी, हाथी जो प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चों वो अजितनाथ का था। यहाँ बाई मिस्टेक अरिष्टनेमी हो गया। तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। यदि बात करते हैं अरिष्टनेमी, तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चों शंख। 16वें नंबर के थे शांतिनाथ और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों? हिरण था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। यदि बात करते हैं अन्य कुछ दिवस की, अगस्त के कुछ अन्य और सितंबर के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट दिवस आज हम आपको कराने वाले हैं। तो यदि 1 अगस्त की हम बात करते हैं तो विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 1 अगस्त को। यदि राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ये मनाया जाएगा 29 अगस्त को। यदि बात करते हैं 9 अगस्त की, तो 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों? आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 9 अगस्त को। यदि 8 सितंबर की हम बात करते हैं तो 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? 8 सितंबर को। बात करते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेगा और बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है आपका आने वाले अदर एग्जाम्स के लिए। तो 16 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यदि इसके बाद हम बात करते हैं 15 सितंबर की, तो अभियंता दिवस। 15 सितंबर को क्या मनाया जाएगा प्यारे बच्चों? अभियंता दिवस। यदि बात करते हैं 12 अगस्त की, 12 अगस्त की यदि हम बात करें तो 12 अगस्त को क्या होगा प्यारे बच्चों? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन जो 12 जनवरी की अगर बात करें तो 12 जनवरी को क्या होगा? राष्ट्रीय युवा दिवस होगा। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और यदि विश्व युवा दिवस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? 12 अगस्त होगा। यदि बात करते हैं 20 सितंबर की प्यारे बच्चों, तो 20 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? 20 सितंबर को मनाया जाएगा आरपीएफ स्थापना दिवस। यदि बात करते हैं 21 सितंबर की प्यारे बच्चों, तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व शांति दिवस। 21 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व शांति दिवस। यदि बात करते हैं प्यारे बच्चों 27 सितंबर की, तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो प्यारे बच्चों यदि बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ होगा प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में होगा। यदि बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की, तो बेंगलोर में क्या होगा प्यारे बच्चों, बेंगलोर में होगा आपका रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है प्यारे बच्चों, बेंगलोर में है। तो मौसम अनुसंधान केंद्र आपका नई दिल्ली, बेंगलोर में क्या होगा आपका रमन अनुसंधान केंद्र होगा। रमन अनुसंधान केंद्र, सीवी रमन के नाम पर ये रखा गया है, रमन अनुसंधान केंद्र। बच्चों जमशेदपुर, और जमशेदपुर में क्या होगा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है प्यारे बच्चों, जमशेदपुर में। यदि बात करते हैं आपकी, बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में क्या होगा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान, कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, अहमदाबाद में होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कुछ अन्य अनुसंधान केंद्र की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन यहाँ आना ही आना है, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्यारे बच्चों, पेन कॉपी साथ लेकर बैठे और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन ये आप लिखते चलते रहेंगे। तो लिखेंगे अगला, आप जल्दी जल्दी लिखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा प्यारे बच्चों, ट्राम्बे महाराष्ट्र में होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, ट्राम्बे महाराष्ट्र में होगा। यदि बात करते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है प्यारे बच्चों, देहरादून में होगा। तिलहन प्रौद्योगिकी केंद्र भी कहाँ होगा प्यारे बच्चों, देहरादून में होगा। अखिल भारतीय, यदि बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ है प्यारे बच्चों, ये होगा आपका नई दिल्ली में। इसके बाद यदि बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान, तो ये भी कहाँ होगा प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में होगा। यदि बात करते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है प्यारे बच्चों, पुणे महाराष्ट्र में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, ध्यान देंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है कि दो चीज़ होती है प्यारे बच्चों, एक होता है नोट और एक होती है आपकी करेंसी जो है नोट। एक तो नोट करेंसी हो गई और एक हो गया आपका सिक्के। तो भारत में सिक्के ढलाई का कार्य किसका है प्यारे बच्चों, भारत में सिक्के ढालने का काम किसका है, भारत सरकार का। सिक्के कौन ढालती है प्यारे बच्चों, भारत सरकार ढालती है। लेकिन नोट कौन छापती है, तो ये छापती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई प्यारे बच्चों। और आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया जिसके लास्ट में भी आया, सबका मुख्यालय मुंबई में होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि बात करते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया प्यारे बच्चों, 1913 में। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि बात करते हैं 1930 में किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार, सीवी रमन को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1930 में। किस क्षेत्र में दिया गया था प्यारे बच्चों, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। यदि बात करते हैं 1968 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, हरगोविंद खुराना को, जीन्स की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना को प्यारे बच्चों क्या दिया गया, हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था प्यारे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। यदि बात करते हैं 1979 की, तो मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे बच्चों, 1979 में दिया गया था। और यदि 1913 के बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्हें किस लिए दिया गया था प्यारे बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। यदि बात करते हैं सबसे पहले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें भारत के पहले अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वे कौन थे, आपके अमर्त्य सेन थे प्यारे बच्चों। यदि बात करते हैं 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया प्यारे बच्चों, 2014 में मलाला यूसुफजई को। और उसी समय भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था प्यारे बच्चों।
बच्चों वी.एस. नायपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्यारे बच्चों। वी.एस. नायपॉल को कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया प्यारे बच्चों। इसके बाद यदि हम बात करते हैं वेंकटरमन रामकृष्ण की, तो वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में वेंकटरमन रामकृष्ण को कब दिया गया प्यारे बच्चों? 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, केमिस्ट्री में इन्हें दिया गया था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए दिया गया था अभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस, अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैस कौन सी होगी? आपकी हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, अमोनिया यानी कि NH3, तो अमोनिया का अणुसूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? NH3 होगा। इसका उपयोग किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में प्यारे बच्चों अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। और इसमें यूरिया में आपका अमोनिया पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं यूरिया के निर्माण में अमोनिया का यूज किया जाता है। और फ्रिज में कौन सी गैस होती है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है। तो फ्रिज में कौन सी गैस होगी प्यारे बच्चों? अमोनिया गैस होगी। यदि बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन होगा प्यारे बच्चों? प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोजकर्ता कौन होगा? प्रिस्टले होगा। यदि बात करेंगे नाइट्रोजन के खोजकर्ता की, तो नाइट्रोजन का खोजकर्ता कौन होगा? रदरफोर्ड होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया था प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन की खोज की थी। इसके बाद हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। इसके बाद यदि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ एक और पॉइंट ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, वर्ड आया है मीथेन। तो मीथेन, ब्यूटेन और मीथेन किसके मुख्य घटक होते हैं? आपके एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? मीथेन और ब्यूटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। यदि बात करते हैं अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां कौन था प्यारे बच्चों? 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बना था। किसमें? गिरिया के युद्ध में। कब? गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर 1740 में क्या बना था? अवध का नवाब बना था। बच्चों यदि बात करते हैं सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला के समय में ही 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन व्यक्ति लड़ रहा था? तो उस व्यक्ति का नाम था क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर अपॉइंट हुआ था। तो प्यारे बच्चों बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इसके बाद यदि बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिक बना। भारत का पहला वायसराय कौन बना प्यारे बच्चों? तो भारत का पहला वायसराय बनने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मीर जाफर की, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ 1757 के युद्ध में छल किया और अंग्रेजों के साथ जा मिला, जिस कारण से 1757 के युद्ध में क्या हुआ प्यारे बच्चों? सिराजुद्दौला को हार मिली। और यदि बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था प्यारे बच्चों? राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र करी। और 1772 में ये जो मुर्शिदाबाद से कहाँ पहुँच गई थी? मुंगेर। और ये आपका कहाँ पर था प्यारे बच्चों? इसके बाद राजधानी आपकी पुनः मुर्शिदाबाद लाई गई। और मुर्शिदाबाद कहाँ था आपका? कलकत्ता में प्यारे बच्चों। कलकत्ता जो वर्तमान कलकत्ता है उसी के पास में मुर्शिदाबाद था। और 1911 में राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई? भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा कर दी गई। और 1912 में भारत की राजधानी कहाँ बना दी गई प्यारे बच्चों? नई दिल्ली। लगातार प्यारे बच्चों करते रहिए तैयारी, क्योंकि हौसला नहीं हारना है। कहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का।